कांस्टेंट नेचर की वजह से स्पेस से ब्यूटीफुली इंटीग्रेट हो जाता है उनके रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क में। ये तो साइफाई इंडस्ट्री ने उनके साइंटिफिक थियरीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट कर दिया और तेजी से पॉप कल्चर में ये फैलने लग गया, बिकॉज इट्स सो मच मोर कूल देन एक्चुअल बोरिंग रियलिटी। अब आप ही देख लो, मुझे भी तो यही सब दिखाकर आपको भी अट्रैक्ट करना पड़ा ना। बट मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ नए लोग ही ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। वंस दे आर इन एंड सी द रियल साइंस, तो उन्हें साइंस फिक्शन से ज्यादा मजा रियल रियलिटी और ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स जानने में आता है, बिकॉज वही तो हर एक इंसान का ट्रू फंडामेंटल नेचर है, हमारी दुनिया को और हमारे ब्रह्मांड को फंडामेंटली समझना फॉर व्हाट इट एक्चुअली इज। अब रही बात बाकी के डिमेंशंस की, तो एज आई सेड अर्लियर, उसमें भी सिचुएशन पूरा डामाडोल है, क्योंकि जो स्ट्रिंग थियरी इन डिमेंशंस को प्रेडिक्ट करती है उसके खुद के एटलीस्ट 3 पॉपुलर वेरिएशंस है और तीनों अलग अलग नंबर ऑफ डिमेंशंस प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे सुपर स्ट्रिंग थियरी 10 डिमेंशंस प्रेडिक्ट करती है, एम थियरी 11 डिमेंशंस और बोसोनिक स्ट्रिंग थियरी 26 डिमेंशंस प्रेडिक्ट करती है। कलुट्जा-क्लेन प्रीकर्सर थियरी की बात करें तो वो 5 डिमेंशंस बताती है, और ये सब अल्टीमेटली बस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स है जिनमें डिमेंशंस को ऐड किया गया है अपने इक्वेशंस को बैलेंस कराने के लिए। बेसिकली वी आर शूटिंग इन द डार्क। हमारा गोल है कि अंधेरे में भी हम ज्यादा से ज्यादा सटीक हमारा निशाना लगा सके। अब इन अलग अलग डिमेंशंस के खिचड़ी को बेहतर समझने के लिए आपको स्ट्रिंग फील्ड थियरी बनाई ही क्यों गई थी वो थोड़ा सा समझना होगा। जब 1960s में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स कैसे अपने आप को पकड़ के रखते हैं इसे साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स टेस्ट किए जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनके अंदर मौजूद क्वार्क्स के बिहेवियर को जस्टिफाई कर सके। अब इस प्रोसेस में उन सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में से एक कैलकुलेशन ऐसा निकला जो अच्छे खासे लेवल तक इन क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को जस्टिफाई कर पा रहा था, लेकिन इट ऑल्सो सेड कि ऐसा बिहेवियर दिखाने के लिए इन पार्टिकल्स को गोल स्फीयर्स के रूप में नहीं बल्कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के रूप में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे हम गिटार की स्ट्रिंग्स बजाते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वही है ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और ये जो सेक्शंस है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्रोत जो इन पार्टिकल्स को आपस में पकड़ के रखता है। सो ऑल इन ऑल स्ट्रिंग थियरी के हिसाब से एक पूरा एटम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स का एक गुच्छा है। सो अब इसमें फिर डिमेंशंस वाली माथापच्ची कहां आती है? तो देखो, ओरिजिनली जब ये थियरी बनाई गई थी तब साइंटिस्टों ने सोचा कि इसके जरिए न्यूक्लियर फोर्स से क्यों बाकी फोर्सेस को भी एक कंबाइंड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वैसे भी हम थियरी ऑफ एवरीथिंग के लिए कोई दामाद ढूंढ ही रहे हैं। एक ऐसी थियरी जो बड़े ऑब्जेक्ट्स पर काम करने वाले क्लासिकल फिजिक्स और छोटे ऑब्जेक्ट्स पर काम करने वाले क्वांटम फिजिक्स को आपस में जोड़ सके। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां पर आई? वेल, हुआ ये कि स्ट्रिंग थियरी के कैलकुलेशंस बाकी 3 फोर्सेस यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनको तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्लासिक